Hi everyone, I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel and friends I hope that you all are doing well. तो फ्रेंड्स जो आज की हमारी वीडियो है वो मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी नोट्स के बारे में है एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द पॉलिटिकल फ़िलॉसफी ऑफ जीन जैक्स रूसो. तो फ्रेंड्स वाइल डिस्कसिंग एनी थिंकर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक हिज बैकग्राउंड एज इन कि वो कहाँ पर पैदा हुआ था, किस टाइम में पैदा हुआ था और उस टाइम पर पॉलिटिकल कंडीशंस या सोशल कंडीशंस क्या थी जो उनकी थिंकर की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर गई या फिर वो क्यों एक पर्टिकुलर वे में ही सोचते हैं. तो हमें उन सब कंडीशंस को भी एग्जामिन करना ज़रूरी होता है. तो जो जीन जैक्स रूसो थे वो एक फ्रेंच थिंकर थे. उनका टाइम पीरियड था 1712 टू 1778. उनको एक कंट्रोवर्शियल थिंकर माना जाता है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो एक इंडिविजुअलिस्ट थे और कुछ लोगों को लगता था वो एक कलेक्टिविस्ट थे. बट अबव ऑल ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी. फ्रेंड्स अब आगे जब हम चलते हैं तो हम उनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में देखेंगे. तो जो पहला इम्पॉर्टेंट वर्क है डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी 1755. इन दिस ही डिस्क्राइब्ड हाउ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी फेल शॉर्ट ऑफ सिविलाइज्ड स्टैंडर्ड्स. एज इन जो मॉडर्न सोसाइटी है इट क्लेम्स कि हाँ इट इज़ वेरी परफेक्ट एंड इट इज़ सिविलाइज्ड. बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर मॉडल पर ही चले जा रही है. वो असलियत में उतनी सिविलाइज्ड या मतलब वो एक मॉरल जो आपका एसेंस है वो लैक कर रही है. इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट वर्क था, इसमें ही स्टिपुलेटेड एंड पोर्ट्रेड अ डिसेंट ह्यूमन सोसाइटी. While the former diagnosed the disease, the latter gave remedies and cures. तो जो पहला वर्क था दैट इज़ डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी. तो फ्रेंड्स इसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश करी है एंड जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उन्होंने इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है. देन मूविंग फर्दर वी सी दैट ही डिस्कस्ड एंड propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल. जनरल विल बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइल डिस्कसिंग रूसो एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इन जनरल itself. एंड अकॉर्डिंग टू रूसो इट was द basis of all the legitimate power and authority. And friends, somewhere we find that Rousseau's theory has a resemblance with Gandhi's theory also, and he was highly influenced by Plato. Then moving further, you it is very optional and it is up to you if you want to mention the life sketch of the thinker. I don't think that it is very much necessary. It is important to give a good introduction. और जो ये introduction है मेरे हिसाब से तो enough है अगर आपके पास कोई question आता है तो. Moving further, while discussing enlightenment, give a simple definition of what enlightenment is in simple words. Enlightenment refers to the age of reason. इसमें आप reason and rationality के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. बट जो रूसो थे वो इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि हाँ enlightenment is a process and you cannot avoid it. As society develops time to time, बट उनके हिसाब से जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती जा रही है हम जैसे जैसे ज़्यादा मॉडर्निट को और मॉडर्न थॉट्स या रैशनैलिटी के ऊपर फोकस करते जा रहे हैं, हम उसके साथ साथ जो सोसाइटी का एक मॉरल कंपोनेंट है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, उसे कम करते जा रहे हैं, जो कि सोसाइटी के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए और उसके सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. In modern society, he observed that happiness was built on opinion of others rather than finding it in one's own hearts. उनके हिसाब से जो मॉडर्न सोसाइटीज़ थी उसमें जो हैप्पीनेस था उसका रियल मतलब कोई था ही नहीं. क्योंकि हैप्पीनेस क्या था मॉडर्न सोसाइटीज़ में? सेट स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, और जो कोई उसके हिसाब से चल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो ठीक है, वो खुश है. अगर कोई अपने हिसाब से कुछ करना चाह रहा है तो वो ठीक होने के बावजूद भी ठीक नहीं है. तो उनके हिसाब से मॉडर्न सोसाइटी वॉज नॉट अ गुड वन. देन अकॉर्डिंग टू रूसो एक इंडिविजुअल का सबसे फंडामेंटल रिलेशन अपनी सोसाइटी के साथ था क्योंकि वो उसमें रह रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसको एक्टिवली इन्फ्लुएंस वो कर भी रहा है. जो रूसो थे वो स्टेट ऑफ नेचर को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे बट ऑब्वियसली देयर इज़ नो गोइंग बैक टू स्टेट ऑफ नेचर. And he says that in the state of nature, an individual was guided only and only by his or her instincts and not reason. And reason was not any kind of innate quality in an individual.
जो स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल था वो एक सिंपल इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करता था, जो कि था सेल्फ प्रिजर्वेशन का। बाकी उसको रीज़न से कोई ऐसा लेना देना नहीं था। देन वो बात करते हैं द ग्रेटेस्ट हॉरर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज़ दैट इट इज़ हाईली अनइक्वल। उनके हिसाब से जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल थी। अनइक्वल इन द सेंस कि जैसे अपार्ट फ्रॉम नेचुरल इनइक्वालिटीज़, जो उनके हिसाब से ठीक है, जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ ऐसी थी जो कि सोशली एंड आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड थी, जो कि सिर्फ एक ही चंक ऑफ इंडिविजुअल को फ़ायदा देती थी और बाकी के लिए वो नुकसान करती थी। रूसो एडवोकेटेड अप्रॉक्सीमेट सोशल इक्वालिटी बट नॉट टोटल इक्वालिटी। और इसका फ्रेंड्स रीज़न है वो ये है कि वो दो तरीके की इनइक्वालिटी को ठीक मानते थे। पहला तो यही नेचुरल इनइक्वालिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द यंग एंड द ओल्ड। एंड सेकेंडली वो ये कहते थे कि सोसाइटी में हर किसी को इक्वली रिवॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है और वो सही भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल है एंड इफ़ ही और शी इज़ रेंडरिंग हिज सोशल सर्विसेज इन द सोसाइटी फॉर द सोसाइटल गुड, तो उसको हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। बट जो इंडिविजुअल कुछ नहीं कर रहा तो इट इज़ अनजस्ट टू रिवॉर्ड हिम और हर। देन रिगार्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो उनके कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ नहीं थे और वो इसको एक आर्टिफिशियल राइट और प्रिविलेज ही मानते थे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी था वो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता था और उससे सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स को फ़ायदा होता था। देन ही elaborated the concept of civil society in his social contract, and according to him a civilized man was born a slave and died as one. He summarized state of affairs in Emile. God had made all things good. It was man who meddled with them and made them evil. तो उनके हिसाब से जो सिविल सोसाइटी थी वो स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी थी और इसमें जो एक इंसान था वो पैदा भी स्लेव हुआ था और वो मरता भी एज अ स्लेव ही था, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो कुछ कर नहीं सकता था। जो भी सेट स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स थे उसको उसी हिसाब से चलना पड़ता था। और रूसो के हिसाब से जो भगवान है उन्होंने सारी चीज़ें परफेक्ट बनाई हैं, सारी चीज़ें अच्छी बनाई हैं और ये इंसान ही है जिसने उसके साथ छेड़खानी करके उसे ख़राब कर दिया। देन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, तो ये फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई डिटेल नोट्स अपने रेफ़र करेंगे तो आप इस टॉपिक पर तो ज़्यादा ही ध्यान देना। इन शॉर्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो रूसो थे उनके लिए कॉन्सेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एंड जो जनरल विल थी वो कॉमन मी को रिप्रेजेंट करती थी। जनरल विल रिप्रेजेंटेड द कॉमन मी, अ विल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स थिंकिंग ऑफ जनरल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इट वॉज, आप ये समझ लीजिए कि जो जनरल विल थी इट वॉज सिंपली अ कंपाइलेशन और रिकन्सिलिएशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल विल्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देन according to him the role of the legislator was to transform individuals, change human nature, alter the constitution with the aim of strengthening it and bringing about moral existence। जो रूसो थे वो जो लेजिस्लेटर था उसको कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं देते थे एंड उसके हिसाब से ही कुड प्रपोज लॉज बट ओनली विद द सपोर्ट ऑफ पीपल। देन हमने इतना सब देखा ऊपर कि वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते थे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो एक कंट्रोवर्शियल थिंकर थे। मेरे हिसाब से वो कुछ कंट्रोवर्शियल थिंकर नहीं थे। मेरे हिसाब से ही वॉज एन इंडिविजुअल एंड ही वॉज अ थिंकर हु बैलेंस्ड बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कलेक्टिविटी। लाइक जब तक आप एक इंडिविजुअल को ही उसकी एक अच्छी जगह नहीं दोगे वो सोसाइटी में कलेक्टिवली सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो यही कि इसी लाइन पर हम ये देखते हैं कि जो रूसो थे वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को ज़्यादा फेवर करते थे एज़ कम्पेयर टू रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, बिकॉज इट सिक्योर्ड फ्रीडम, सेल्फ रूल, इक्वालिटी एंड वर्च्यू। And lastly, regarding women and family, he considered family as a natural institution. But जो रूसो थे regarding women, he was not so much optimistic and he carried and supported a patriarchal structure and he assigned a subordinate position to women. तो फ्रेंड्स यही थी आज की मेरी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी वीडियो एंड आई होप कि आप सबके काम आए। ऑब्वियसली इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ऑल्दो मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी।
ये वीडियो मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में इसलिए बनाई है कि आप अपनी फ़ाइनल रिवीजन करने से पहले इसे एक बारी देख ले, और जब आप एक डिटेल स्टडी करें तो आप इन पॉइंट्स को दिमाग में लेकर उसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें रिटेन हो पाएगी। और अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये टॉपिक छोड़ने की सोच भी रहे हैं ना, तो देन ऑल्सो इफ़ यू डिवोट योर 10-15 मिनट्स ऑन दिस वीडियो ना, तो आप इस लायक तो बन ही जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो आप लिख ही आए। So friends, I hope that it helped you all, and this was all for today. And if you find the content relevant, then do like and share the video and subscribe to the channel. Thank you so much.